तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने सॉल्युबिलिटी बता दिया था। अच्छा, ये लेक्चर मैंने 2 बार शूट कर दिया, दोनों बार किसी प्रकार से कुछ खराबी आ जा रहा है। ये तीसरे बार शूट कर रहा हूँ। होप सो 4 टाइम्स मतलब नहीं करना पड़े, इस बार सही से हो जाए। ठीक, चलिए वेपर प्रेशर स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर स्टार्ट करने से पहले देखिए टर्म्स क्या है, वेपर और प्रेशर। अच्छा, वेपर बनेगा कैसे? कोई भी सब्सटेंस आपका लिक्विड से वेपर फॉर्म में बने, वेपर बनेगा और वो प्रेशर लगाएगा तो वो आपका वेपर प्रेशर आएगा। जो वेपर बना वही प्रेशर लगाएगा, उसी के बारे में हमको पढ़ना है आज, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो चलिए पहले वेपर बनाते हैं। मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में कुछ लिक्विड है, कोई एक लिक्विड ले लिया। इसको मैंने अगर वोलेटाइल लिक्विड है तो खुद से एवोपरेट हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा हीट देते हैं। हीट दिए, अब ये एवोपरेट होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही एवोपरेट हुआ तो ये वाटर का मतलब कोई लिक्विड है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि इसी को तो बॉइल कर रहे हैं, बाहर से तो कोई वेपर आएगा नहीं, तो इसका कुछ लेयर नीचे आएगा। मान ली इनिशियली यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे होगा। अब इसका कुछ वेपर बना, वेपर बना और वेपर क्या हुआ, आपका एटमॉस्फेयर में चला गया। ये वेपर जो बना, ये प्रेशर कहाँ लगाया? कहीं नहीं लगाया। तो ये जो वेपर बना, वेपर चला गया एटमॉस्फेयर में, उसका कोई यूज नहीं हुआ। अच्छा, ये जो आप जो लिक्विड लिए हैं, कौन सा मॉलिक्यूल्स ये जब हम इसको हीट देंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल्स पहले वेपर में बनेगा? इधर वाला मॉलिक्यूल्स, इधर वाला, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये सबसे टॉप वाला। जब भी अगर ये वोलेटाइल है तो खुद से एवोपरेट होगा, और सबसे टॉप वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा सबसे पहले वो एवोपरेट होना स्टार्ट होगा। अच्छा, लिक्विड जब सेम है तो ऐसा पार्शियलिटी क्यों होता है कि ये वाला पहले उड़ता है, ये वाला बाद में उड़ता है? ऐसा क्या होता है इस सब के बीच में? टॉप, अच्छा इसको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स। जो ऊपर में होता है उसको क्या बोलेंगे? सरफेस मॉलिक्यूल्स। और जो इसके नीचे ये सब है, इसको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल्स। जब मैं हीट दूंगा तो सरफेस का मॉलिक्यूल्स एवोपरेट होना स्टार्ट होगा। जब ये सरफेस वाला पूरा हट जाएगा तो नीचे वाला आ जाएगा, फिर वो एवोपरेट होगा, ना कि पहले बल्क मॉलिक्यूल्स एवोपरेट होगा। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल्स के बारे में, इस मॉलिक्यूल्स के आसपास देखिए सेम टाइप्स का लिक्विड है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस साइड, ये इसकी चारों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही सेम है, तो इसके कारण ये नहीं होता। अब मान लीजिए मैंने ये मॉलिक्यूल्स पकड़ा, अब इस मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो इसके ऊपर में तो कोई लिक्विड नहीं है, नीचे में है और बगल में है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस साइड, इधर और इधर होगा, लेकिन ऊपर से नहीं होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे देखा जाए चारों तरफ नहीं है, सब जगह है, सिर्फ टॉप से नहीं है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ये कारण है कि इसका जल्दी एवोपरेट होना, सरफेस मॉलिक्यूल्स जल्दी एवोपरेट हो जाता है। तो पहला क्या होगा? सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सरफेस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ऐसे में। अब एक और कारण देखते हैं, जैसे अब नीचे वाला मॉलिक्यूल्स है, ये भी लिक्विड है, ऊपर वाला भी लिक्विड है। तो लिक्विड है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर में, ये नीचे में रहता है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर में रहता है, कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे रहता है। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स में अंतर क्या है? आप इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा क्राउड है, क्राउड के अब बीच में है, अब चाहते हैं उस क्राउड के सबसे आगे जाना, तो इसका मतलब जिसको आप उस क्राउड में से पीछे करना चाहते हैं, आपको उससे ज्यादा एनर्जी होगा, तभी तो आगे वाले बंदे को आप पीछे कीजिएगा। तो आपका एनर्जी ज्यादा हुआ तब आप आगे वाले बंदे को पीछे कीजिएगा। अगर आपका एनर्जी कम हुआ तो पीछे वाला बंदा आपको पीछे कर देगा, वो खुद आगे चल जाएगा। तो यहां से देखिए, अगर ये मॉलिक्यूल्स ऊपर में आया है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा है, तभी तो ऊपर आया। ये मॉलिक्यूल्स जो नीचे है, इससे एनर्जी कम है, जो इसके नीचे होगा इससे भी कम होगा। तो जिसका एनर्जी ज्यादा होता है वो टॉप पे चला जाता है। तो देखो, इसको ज्यादा एनर्जी, ये इसके पास ज्यादा एनर्जी है, इसको थोड़ा सा और हीट देंगे तो ये और जल्दी, मतलब जल्दी एवोपरेट हो जाएगा।
अगर वोलेटाइल है तो हीट देंगे जो ऐसा ही हो जाएगा, नहीं तो इसको मतलब ये जो होगा एवोपरेट, इसके पास एनर्जी तो हो गया ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, बस थोड़ा सा टेम्परेचर मिला या ऐसे ही अगर वोलेटाइल लिक्विड रहा तो वो आपका ऐसे ही एवोपरेट हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, सरफेस मोलिक्यूल्स हैव हाई एनर्जी, सॉरी। तो आपको ये पता चल गया कि सरफेस मोलिक्यूल्स जो एवोपरेट होता है क्यों होता है। अब सरफेस मोलिक्यूल्स एवोपरेट हो गए, वेपर बनाया, वो वेपर एटमॉस्फेयर में चला गया, वो तो प्रेशर कहीं लगाया नहीं, वेपर बना लेकिन प्रेशर नहीं लगाया। तो अगर इसी को हम अगर क्लोज कर देते तो वेपर बनता। चलिए बात करते हैं क्लोज कंटेनर की। मैंने सब कुछ सही लिखा, बस कंटेनर को मैंने क्लोज कर दिया, फिर ये कोई लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, एवोपरेट होना स्टार्ट हुआ, एवोपरेट हुआ, एवोपरेट हुआ, एवोपरेट हुआ। और जब ये हुआ तो कुछ इसका लेवल नीचे आ जाएगा, मान लीजिए कुछ ये आ गया, इनिशियली यहाँ पे ले लेते हैं, ये फाइनल आ गया। तब देखिएगा, अब ये लिक्विड एवोपरेट हुआ, अब ये ऊपर बना बना बना, अब ये मोलिक्यूल्स जो वेपर फॉर्म में है ये इसे टकराएगा टकराएगा टकराएगा। तो पहले हमारा क्या हुआ, जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में बन रहा है। अच्छा, जब वेपर फॉर्म में बनेगा वो सरफेस मोलिक्यूल से टकराएगा तो ये कंडेंस भी होगा, तो बाद में क्या होगा, वेपर आपका लिक्विड में ही बनेगा। तो अब ये देखिए, इस केस में लिक्विड आपका वेपर बन रहा है। अब जो वेपर बन रहा है वो क्लोज कंटेनर में है, क्लोज कंटेनर में है, वेपर आपका एस्केप नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब जो वेपर बना वो इस पे आपका प्रेशर लगाएगा। एक ये जो लिक्विड का सरफेस है, इस सरफेस पे ये प्रेशर लगाएगा। तो जब भी बात करेंगे हम वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर हमेशा क्लोज कंटेनर के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट यही आ जाएगा कि वेपर प्रेशर ऑलवेज वर्क इन क्लोज्ड कंटेनर। वेपर प्रेशर बोलते ही क्लोज कंटेनर। अब वेपर प्रेशर को तो बता दी, मतलब क्लोज कंटेनर में लगेगा। एक ऐसा समय आपका पास आएगा जब लिक्विड वेपर में और वेपर लिक्विड में जो बने वो दोनों इक्विलिब्रियम पे आए। तो ठीक है, तो लिक्विड आपका वेपर दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं। तो वेपर प्रेशर आप देख लीजिए, जो लिक्विड आपका वेपर बना वही वेपर आपका लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर लगाता है। और कब लगाता है, वो जब आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आता है, तब उस केस को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर मैंने क्या बोला, पार्शियल प्रेशर exerted on the liquid surface, या सॉल्यूशन के सरफेस भी बोल सकते हैं, या सॉल्यूशन सरफेस एट इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। चलिए हम आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक, तो चलिए पहले लेके चलते हैं टेम्परेचर। ये तो बहुत ही सिंपल है। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा किसी भी कंटेनर में जो लिक्विड रखा हुआ है, तो लिक्विड क्या होगा, एवोपरेट होना स्टार्ट होगा। क्लोज कंटेनर है तो एवोपरेट होगा, तो ज़्यादा वेपर बनेगा, ज़्यादा वेपर बनेगा तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। ये कंटेनर हुआ, इसमें कुछ लिक्विड है, अभी ये कुछ वेपर बन रहा है, फिर मैंने इसी कंटेनर को बाद में हीट दे दिया, तो क्या होगा, जो पहले थोड़ा सा लेवल नीचे आ रहा था कुछ ज़्यादा लेवल नीचे आएगा, और ज़्यादा लेवल नीचे आ गया पानी लिक्विड का, तो वो क्या होगा, ज़्यादा वेपर बनेगा तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात। दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए आपके पास दो सब्सटेंस है, एक ए है एक बी है।
इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसको 50 डिग्री सेल्सियस में ही बॉइल होने लगेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसको हो सकता है, इससे ज़्यादा है तो हो सकता है ये 70 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करे। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइल करने लगा, तो 50 डिग्री सेल्सियस पर ही वेपर बनने लग गया। इसको वेपर बनने के लिए 70 डिग्री चाहिए, तो 70 डिग्री पे तो और ज़्यादा वेपर बन जाएगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, उल्टा ही बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम। अच्छा, इसको और अलग तरीके से बोल सकते हैं, अगर कोई सब्सटेंस ए है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका मतलब इसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, लो। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका अगर मान लो दो चीज है, इसको मैंने बहुत टाइट से पकड़ रखा, ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब यही दो मॉलिक्यूल्स है, मैंने इसको लूजली बॉन्ड किया, कोई हाथ से मारेगा टूट जाएगा तुरंत। तो जो जितना ज्यादा टाइटली बॉन्डेड है उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा टेम्परेचर मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या ज्यादा, तो वेपर प्रेशर कम। अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लो है तो तोड़ने में कम एनर्जी, तो कम एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसका लिए वेपर प्रेशर ज्यादा, ठीक है। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से भी कंपेयर कर सकते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, क्या वेपर प्रेशर शेप साइज मतलब किस, मान लीजिए एक कंटेनर लिया मैंने इस टाइप का, मैंने दूसरा कंटेनर लिया बड़ा लिया, तो अगर इस कंटेनर में देखे तो इतना लिक्विड बनेगा, वेपर मतलब बनेगा जो, अगर इसमें देखे तो वेपर तो ज़्यादा बन रहा है, तो क्या इस केस में प्रेशर ज़्यादा लगेगा। प्रेशर देखिए, प्रेशर क्या रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इसमें वेपर कम बन रहा था तो फोर्स पर यूनिट, इसमें एरिया कम है। अगर इसमें प्रेशर ज़्यादा बन रहा है इसका मतलब एरिया भी तो बढ़ रहा है, तो एरिया बढ़ रहा है इसका मतलब प्रेशर सेम हो रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि शेप साइज के कंटेनर वेपर प्रेशर से डिफेक्ट नहीं आएगा, डज नॉट अफेक्टेड बाय शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर के शेप से वेपर प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट, प्यूरिटी ऑफ लिक्विड के बारे में बात कर लेते हैं। प्यूरिटी ऑफ लिक्विड के बारे में बात करें, मान लीजिए आपके पास कोई ए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें ए है, मान लीजिए मैंने दूसरा लिया, इसमें ए है कुछ बी भी है, मतलब सिर्फ ए नहीं है, ए के साथ कुछ बी भी है। अब मान लीजिए इसको मैं 50 किलो जूल ले देता हूं, इसको भी मैं 50 किलो जूल देता हूं, तो देखिए प्योर ए है। अब मैं 50 किलो जूल दिया तो सारा के सारा एनर्जी ए का मॉलिक्यूल ही लेगा, सारा के सारा एनर्जी ए का मॉलिक्यूल ही लेगा, तो सिर्फ ए का ही वेपर बनेगा। अब एक चीज यहां से और भी जान लीजिए, अगर कोई भी सब्सटेंस प्योर फॉर्म में है, ए है चाहे बी है, चाहे कोई भी सब्सटेंस हम लेंगे, उसका अगर प्योर फॉर्म में है तो उसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर बनता है उसको पी नॉट ए से बोल देते हैं। अगर बी होगा तो पी नॉट बी, कुछ भी होगा पी नॉट उसके नाम से दर्शा देंगे, ठीक है। अब मैंने ए बी दोनों मिक्स किया, अब मैं अगर 50 किलो जूल इसको एनर्जी देता हूं, अब यहाँ पे ए भी है बी भी है, अब 50 किलो जूल क्या करेगा, ए भी लेगा और बी भी लेगा, सारा के सारा तो ए नहीं ले सकता है, बी भी तो उसमें प्रेजेंट है, तो बी भी लेगा। तो अब सोचिए, अब एनर्जी जो था दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अरे मान के चलो बी कम है, लेकिन लेगा कुछ ना कुछ, मतलब 50 किलो पूरा ए, तो 50 किलो जूल पूरा ए नहीं लेगा, कुछ ना कुछ बी तो जरूर लेगा। जब बी लेगा तो ए एनर्जी कम लिया, तो ए का प्रेशर कम बनेगा, क्या बोलते हैं, पी ए बोल देते हैं। मतलब पी, अगर यहां देखें पी नॉट ए ज्यादा होगा पी ए से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां से प्योरिटी ऑफ लिक्विड के बारे में क्या लिखेंगे, प्योर लिक्विड ऑलवेज
हैव हाई वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू देयर मिक्सर। और मैं उसको किसी मिक्सर या सोल्यूशन कंपेयर टू देयर सोल्यूशन। अब बात करते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, मान लो मैंने जब दो सब्सटेंस लिया ए बी, अब ए हो दोनों लिखिए ए बी। ए को मान लेते हैं वोलेटाइल, बी को मान लेते हैं नॉन वोलेटाइल। अगर ये वोलेटाइल है तो बिना हीट दिए हुए ये वेपर फॉर्म में आने लगेगा। जब पेट्रोल भराने जाते हैं बाइक में चाहे गाड़ी उड़ी में, तो आप देखिएगा कि वो वोलेटाइल होता है, वो धीरे धीरे उड़ना स्टार्ट करता है। मान लीजिए बी ऐसा सब्सटेंस है जो नॉन वोलेटाइल है, उसको आपको हीट देना पड़ेगा, या तो उसकी वजह से कोई वेपर बनेगा ही नहीं। वेपर बनेगा तो उसके कारण वेपर प्रेशर बनता ही नहीं है। तो यहाँ से सब्सटेंस जो आता है टू टाइप का आता है, एक वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। अच्छा, दोनों में जब सॉल्यूशन लेंगे तो एक आएगा सोलूट, एक आएगा सॉल्वेंट। एक आएगा सॉल्वेंट, एक आएगा सोलूट। अब मैंने सॉल्वेंट लिखा, यहां लेंगे सोलूट। सोलूट सॉल्वेंट तो दोनों जगह लिक्विड होगा और दोनों जगह वोलेटाइल होगा। सॉल्वेंट दोनों जगह लिक्विड और वोलेटाइल। सोलूट की बात करें, सोलूट वोलेटाइल में लिक्विड होगा और वोलेटाइल होगा। नॉन वोलेटाइल केस में सोलूट आपका सॉलिड होगा। अब क्या आएगा वहाँ जब हम नॉन वोलेटाइल पढ़ाएंगे वो देखेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं वोलेटाइल से। चलिए वोलेटाइल पढ़ते हैं। वोलेटाइल से स्टार्ट करना था। वोलेटाइल में हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। अब पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूशन। वोलेटाइल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहां लेंगे, क्या आएगा सोलूट सॉल्वेंट। वोलेटाइल जो होता है क्या क्या होता है, H2O और क्या होगा मिथेनॉल, बेंजीन और टॉलिन। टॉलिन क्या था, एक हाइड्रोजन हट के एक CH3 रहता है, C6H5, एक हट के CH3। और क्या लिखते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको अब कार्बन अपना क्या क्लोरीन इंक्रीज कर सकते हैं, Cl2 कर देंगे, H2 कर देंगे। यहाँ भी अपना मिथेनॉल है, इथेनॉल बढ़ा सकते हैं। सोलूट क्या होता है आपका, लेस क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट क्या होगा, क्वांटिटी लार्ज। मैं सोलूट, ये सोलूट है, सोलूट को ए मानते हैं। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को मैंने बी बनाया। वेपर प्रेशर क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर में ही बनेगा। इसमें ए का मॉलिक्यूल्स है, इसमें बी का मॉलिक्यूल्स है। इस केस में वेपर बनेगा। जब मैंने बोला था जब प्योर ए है, प्योर के फॉर्म में जब भी प्रेशर बनता है इसको बोलते हैं P0A। यहाँ P भी है, इस केस में जो प्रेशर बनेगा उसको बोलते हैं P0B। इसको मैंने सॉल्यूशन बनाया ए बी का, सॉल्यूशन बन गया A प्लस बी का, ए बी ए बी ए बी। अच्छा अब बताइए, यहाँ पे प्रेशर P0A है, यहाँ पे P0B है। जब मैंने दोनों को मिलाऊंगा तो क्या यहाँ पे P0A प्लस P0B होगा? ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया प्योर केस में जब इसको देख रहे थे P0A बन रहा था, यही आपका सॉल्यूशन में जब बनता है तो क्या बनता है, PA। B का अगर हम देखें प्योर केस में PB0, और इसको जब हम सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो ये बनेगा PB। इसका बनेगा PA प्लस PB, PA प्लस PB आएगा। इस सॉल्यूशन में आएगा PA प्लस PB प्रेशर। अच्छा अगर हम देखें जो PA मिल रहा है, पार्शियल प्रेशर
ए के कारण जो मिल रहा है वो ए के सब्सटेंस जब एवोपरेट होगा उसके कारण मिलेगा। तो ए के सब्सटेंस ए जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पी ए मिलेगा, अगर बी ज़्यादा होगा तो पी भी ज़्यादा मिलेगा। तो अगर हम बोल दें ए अगर ज़्यादा है, ए का अमाउंट क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, इसका मतलब ए इस सॉल्यूशन में उसका मोल ज़्यादा होगा, मोल ज़्यादा है इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। ए का क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब ए का मोल ज़्यादा होगा, ए का मोल ज़्यादा है मतलब ए का मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो मतलब ये डिपेंड क्या कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे, मोल्स में बोल दिया, मोल फ्रैक्शन पे बोल देते। हम यहाँ पे ये बोलेंगे जो पार्शियल प्रेशर ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ए पे डिपेंड करता है। सेम चीज हम बी के लिए भी बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये देखिए अब आपका राउल्स लॉ का नियम यही है, मतलब ये दोनों अलग अलग चीज है, दोनों ए के लिए बी के लिए। राउल्स लॉ का नियम पता है क्या बोलता है? राउल्स लॉ बोलता है इन ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की बात करें, इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन है, ए है बी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। जिस कंपोनेंट की बात करेंगे उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है उसका पार्शियल प्रेशर। इन ए सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर of each component is directly proportional to their mole fraction। दिख रहा होगा? Partial pressure of A directly proportional to mole fraction of A. Partial pressure of B directly proportional to mole fraction of B. इसको हम अब आगे लेके चलते हैं। हमको क्या मिला यहाँ से? Partial pressure of A directly proportional to mole fraction of A. Partial pressure of B directly proportional to mole fraction of B. हमको क्या मिला? Partial pressure of A proportional to X है। तो जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, तो पी ए इक्वल टू कांस्टेंट सी मान लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ए। बी को जब हटाएंगे तो सी मान लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। चलिए हम पहला केस के लिए सी निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अच्छा मोल फ्रैक्शन आपको पता है, अगर हम एक्स ए प्लस एक्स बी निकाले तो कितना आएगा? 1 के बराबर। बाइनरी है, एक सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्योर ए लूँ, प्योर ए लूंगा तो इसका मतलब बी नहीं होगा, बी नहीं होगा तो पूरे पूरे ए होगा, मोल फ्रैक्शन 1 आ जाएगा। अगर मैं प्योर बी लूंगा तो एक्स ए क्या हो जाएगा? 0। अगर एक्स ए 0 तो यहाँ क्या होगा? एक्स बी 0, एक्स ए 0 तो क्या? एक्स बी 1। यही तो होगा सोल्यूशन में। अगर मैं सोल्यूशन में ए का कंपोनेंट 0 कर दूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए 0। जब एक्स ए जब ए का कंपोनेंट नहीं है तो पूरा का पूरा बी है, तो बी है तो क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1। अब इस केस में मैं सी तो ऐसे रहने देता हूं, ये एक्स ए है इसको मैं प्योर लेता हूं। जब मैं एक्स पूरे ले लिया, पूरे के सोल्यूशन में एक्स ए है तो मोल फ्रैक्शन उस केस में 1। सॉल्यूशन में प्योर ए है, प्योर ए है तो सिर्फ ए है, इस केस में वेपर बनेगा। तो मैंने बताया था कि जब प्योर के फॉर्म में वेपर बनता है तो क्या होता है? पी नॉट ए प्रेशर होता है, तो 1। अब हम पी ए के क्या लिखेंगे? पी नॉट ए इज इक्वल टू सी। सी का वैल्यू कितना निकल गया? पी नॉट ए। हमारे पास आ गया पी ए इज इक्वल टू सी का वैल्यू, यहां क्या लिखेंगे? पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए।
सिमिलरली पी बी के लिए आप सॉल्व कीजिएगा, सेम चीज आएगा, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब टोटल प्रेशर की बात करें सॉल्यूशन के, पी ए प्लस पी बी, डाल्टन लॉ आपका यही देता है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। यहाँ पे दो ही कंपोनेंट ए बी, तो उस ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर, पीटी हो जाएगा, पी ए कितना है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब मैं एक्स ए को, अगर यहां से एक्स ए देखें, एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। हमारे पास क्या है, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना है 1, तो मैं एक्स ए के जगह पे रखने वाला 1 माइनस एक्स बी रखने वाला हूं। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स बी यहां भी है, एक्स बी यहां पे है, प्लस हम एक्स बी कॉमन लेते हैं, तो पहले प्लस वाला पी नॉट बी, ये माइनस वाला माइनस पी नॉट ए, ये आ गया आपका टोटल प्रेशर। मैंने यहाँ पे एक्स ए को रिप्लेस किया, अगर मान लीजिए मैं एक्स बी को रिप्लेस करता तो एक्स बी क्या हो जाता, 1 माइनस एक्स ए। इस केस में पीटी क्या आता, इस केस में पीटी आपका आएगा, ए को आप बी से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, और बी को ए से, तो ए है तो बी लगा दीजिए, प्लस यहाँ बी है तो ए लगा दीजिए, यहाँ बी है तो ए लगा दीजिए, और ए है तो बी लगा दीजिए। मुझे पता है ऐसा आएगा, लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप एक बार इसको सेम चीज यहां के लिए मैंने किया, आप यहां पे करके देखिएगा, तो यहां से ये आ जाएगा। तो ये यही होता है डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऐड कर दीजिएगा तो सॉल्यूशन का प्रेशर आ जाएगा। अब हम ग्राफ बनाने वाले हैं टोटल प्रेशर का, और पीबी का। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं हम लोग इसका। इधर हम प्रेशर का बनाते हैं, इधर मोल फ्रैक्शन का, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला बनाते हैं हम लोग, अच्छा हम लोग मान लेते हैं पी नॉट ए ग्रेटर है पी नॉट बी से, फिर हम बराबर का केस भी देखेंगे, फिर हम लेस देन का भी केस देखेंगे। पहला अभी ये मानते हैं पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी है। पहला लिखते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। मैं स्टार्टिंग में यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक बार मैं मोल फ्रैक्शन को 0 रखता हूं। मोल फ्रैक्शन कहां से कहां तक आ सकता है, मोल फ्रैक्शन 0 से 1 तक, क्लोज 0 से क्लोज 1 तक, ना उससे 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता है। तो हम एक बार 0 लेते हैं, तो पी ए जो आएगा आपका 0 पुट करेंगे तो 0। अगर मैं अब मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे क्या रखा मैंने, मोल फ्रैक्शन 0 रखा, तो ये भी 0 आ गया, एक कोऑर्डिनेट तो ये आ गया। अब मैं मोल फ्रैक्शन को 1 रखूंगा तो आपका जो पी ए आएगा पी नॉट ए के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 तो यहाँ पे x किसके लिए, ए के बनाते हैं, एक्स ए कितना है 0, तो प्रेशर भी 0। किसी केस में मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1, तो इस केस में पी नॉट ए कहीं पे ऊपर में आएगा, यहां मान लेते हैं हम लोग पी नॉट ए। दूसरा बनाते हैं पी नॉट बी, पी बी के लिए क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। जहां पे आपका सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ए 0 है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा 1, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1। आपका ये टर्म्स 0 है, इसका मतलब एक्स बी कितना है 1। तो एक्स बी को अगर हम 1 रखें, यहां पे क्या होगा एक्स बी
1। अगर एक्स बी 1 रखे तो पी बी कितना आ जाएगा, पी नॉट बी, एक कोऑर्डिनेट तो ये आएगा पी नॉट बी। अब हमने पहला माना था पी नॉट ए ज़्यादा है पी नॉट बी छोटा है, तो मैं इससे तो नीचे नहीं बनाऊंगा। मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे ए आ गया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पी नॉट बी कहीं पे, तो पहला पॉइंट तो ये आ गया आपका पी नॉट बी है। अब आपका सॉल्यूशन में पूरा का पूरा ए है, इसका मतलब बी जीरो, मोल फ्रैक्शन बी जीरो। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो पुट करेंगे तब पी बी कितना आ जाएगा, जीरो। तो पी बी जीरो आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे नीचे ये पी का लाइन है ना, तो जीरो मतलब ये इस लाइन पे, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, एक्स बी जीरो। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। ये किसके लिए बनाया मैंने, पी बी का ये है, ये पी ए का है। ये दोनों इक्वेशन सेम है, किसी से बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पी टी का बनाता हूं। एक बार मैं यहां पे क्या है, एक्स बी है, तो एक्स बी वाला पुट करूंगा, एक्स बी को 1 पुट करूंगा। पी टी इज इक्वल टू कितना है, पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अगर मैं एक्स बी को 1 पुट करूं, पी नॉट ए प्लस 1 पुट करूंगा, और ऐसे ही ओपन हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो ये सो ये गया, क्या बचा मिला आपको, पी नॉट बी, मतलब एक्स बी 1 पे आपको क्या मिला, पी नॉट बी, मतलब यही पॉइंट मिला आपको, पहला पॉइंट यही पे मिला। अब मैं एक्स बी है, एक्स बी को 0 पुट करूंगा। जैसे ही मैंने एक्स बी को 0 पुट किया, पूरे टर्म्स 0, तो पी टी कितना आ जाएगा, पी नॉट ए के बराबर। एक्स बी 0 पुट किया तो पी बी पी टी आया होगा पी नॉट ए के, जो ये है, तो इन दोनों को मिला दिए, तो ये किसका लाइन आ गया, पी टोटल का, टोटल का आ गया। तो ये था पहला केस आपका, जब पी नॉट ए ग्रेटर है पी नॉट बी से। अगर मान लीजिए पी नॉट ए और पी नॉट बी इक्वल हो जाता, इसका मतलब प्रेशर एक ही एकदम स्ट्रेट लाइन आता, ये लाइन आपका स्ट्रेट आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पी नॉट ए ये आ जाएगा, और पी टी का लाइन ये हो जाएगा। एक केस ऐसा आएगा जब पी नॉट ए लेस देन होगा पी नॉट बी से, तो पी बी ऊपर पी नॉट ए नीचे आ जाएगा कहीं भी, इससे इस पॉइंट से नीचे आएगा, तो पी नॉट बी यहां पे मान लेते हैं, इसको मैंने यहां से मिलाया। इस केस में पी टी का लाइन ये हो जाएगा। बस यही 3 केस था, इसी में सब बन गया। एक बार मैंने ग्रेटर लिया, इक्वल लिया, लेस देन लिया, सब बन गया। यहां पे आपका वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड का थ्योरी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल के लिए पढ़ेंगे। उससे पहले हम इस पे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, बेंजीन और टोलिन का सोल्यूशन दिया है मैंने। बेंजीन का मास दे दिया 156, टोलिन का दे दिया इतना, और प्योर फॉर्म में प्रेशर दे दिया, प्योर फॉर्म इसका दे दिया है। मैंने पार्शियल प्रेशर बेंजीन, टोलिन, टोटल, अच्छा टी मतलब टोलिन, टोटल का मैंने टोटल लिख दिया है। दूसरे क्वेश्चन में मैंने स्टार लगा दिया है। स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि ये 11th का पोर्शन है, 1 साल हो गया पढ़े हुए, आप भूल गए होंगे, तो मैं यहाँ पे रिकॉल करा दूंगा थोड़ा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टोलिन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन आप लिक्विड में निकाल रहे थे, तो क्या था आपका एक्स से दिखा रहे थे। अगर ए के लिए निकालते मोल्स ऑफ ए अपन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, बी का निकालते तो क्या करते हैं, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स ए प्लस बी, 2 ही है कंपोनेंट। हाँ, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे वाई से दिखाते हैं वेपर फेज में, अगर मोल यहाँ पे अगर हम बेंजीन का केस ले, तो यहाँ तक पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये आ जाएगा आपका वेपर केस में। अगर टोलिन की बात करें तो टोलिन का पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन में इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन, ये होता है आपका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको क्या निकालना है, बेंजीन का निकालना है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट बी दिया हुआ है 60 mm। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने के लिए आपको एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी चाहिए। अच्छा, यहाँ बेंजीन है, टोलिन देखा था, एंटी लिख देते हैं। बी का मोल्स
वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, बेंजीन का फॉर्मूला कितना C6H6, वेट कितना 156 अपॉन 12 होता है 72 678, इसका मोलिकुलर वेट आ जाएगा 78 अपॉन टोलिन, टोलिन का कितना है 92 वेट दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला कितना है C6H5CH3, तो ये आ गया 7 12 7 84 प्लस 8, ये आएगा आपका 92 आ जाता है इसका मोलिकुलर वेट, तो 92/92 प्लस बेंजीन का मैंने अभी ऊपर लिखा है 96/78, तो ये 2 आ जाएगा 1 2, तो 2/3 मोल फ्रैक्शन इसका कितना आ गया 2/3, तो कट गया कितना से 40 mmHg आ गया बेंजीन का पार्शियल प्रेशर। टोलिन का निकाले तो प्योर फॉर्म में कितना ये दिया हुआ 75 इंटू मोल फ्रैक्शन इसका निकालिए। अच्छा, इसका जब 2/3 है तो 1 में से घटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, नहीं तो आप निकाल भी लीजिए। टोलिन का कितना आ जाएगा मोल्स ऑफ टोलिन, टोलिन कौन है 92/92 अपॉन टोटल 92/92 प्लस बेंजीन का कितना 156 बाई ये कितना मास इसका 78 1 1 2, तो 1/3, इसको घटाते 1 में से फिर भी इतना ही आता, इसका मोल फ्रैक्शन 1/3 कितना जाएगा 25, तो टोलिन का जो आ गया पार्शियल प्रेशर 25 mmHg, ये आ गया टोलिन का, ये आ गया आपका बेंजीन का। टोटल की बात करें तो दोनों को जोड़ दीजिए 40 + 25 65 mm, ये टोटल mmHg। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस, तो पीबी कितना निकला आपका 40 इज इक्वल टू टोटल कितना निकला 65 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन YB, तो कितना जाएगा 40/65 5 8 जा 13, मतलब 8/13 आ गया आपका क्या YB मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस। बस सेम आप इसको 1 से माइनस कर लीजिएगा तो वो आ जाएगा, क्या जाएगा से 1 - 8/13 कीजिएगा तो 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5/13। ये ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे कर लीजिए। पीटी कितना है, पीटी कितना निकाले मैंने 25, तो 25 इजिकल टू टोटल कितना, क्या फॉर्मूला था टोटल कितना है 65 इंटू टोलिन, तो 25/65 5 5 जा 13 जा, तो आ गया वाई टोलिन 5/13। यहाँ से भी ऐसे आया था, यहाँ से भी ऐसे आया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बताया जनरली ये सब तो सिंपल ही था, कोई दिक्कत नहीं बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन देते हैं वेपर फेस में, वो जनरली क्या करते हैं ऐसे निकाल देते हैं, मोल फ्रैक्शन यही निकाल के छोड़ देते। क्या निकाला था 2/3 1/3, यही आंसर लिख देते, गलती हो जाता है। पर ये वेपर फेस में दिया हुआ है, ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, पहले खुद से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बनता ही रहे। इथेनॉल और मिथेनॉल का मैंने सोल्यूशन दिया और एक इक्वेशन दे दिया पीटी, ये टोटल प्रेशर है 140 + 110 मोल फ्रैक्शन ऑफ ई क्या है इथेनॉल का दे दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। आपसे पूछ लिया इथेनॉल का प्योर फॉर्म में प्रेशर निकालिए और मिथेनॉल का भी प्योर फॉर्म में प्रेशर निकाल लीजिए। तो आप स्टार्ट कीजिएगा डाल्टन से। पीटी क्या था पी ऑफ इथेनॉल प्लस पी ऑफ मिथेनॉल, ये प्योर। इसका फॉर्मूला क्या था पी नॉट स्टैंडर्ड केस में इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ई। इसका क्या था पी नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एम। आपको क्या दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो मिथेनॉल को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल से। अब इसको जब आप एक्स खोल दिए तो ये इसको पी नॉट एम आ जाएगा माइनस पी नॉट एम इंटू एक्स ई। इसको पहले लिख लेते हैं पी नॉट एम प्लस एक्स ई, क्या बच गया आपका पी नॉट ई माइनस पी नॉट एम, पी टी आ गया।
अब जो इक्वेशन आपके पास आया इसको और इससे कंपेयर कीजिए, पीटी पीटी, पी नॉट एम 140, तो आपके पास पी नॉट एम मिथेनॉल 140 mmHg। दूसरा देखिए एक्सी 110, तो पी नॉट ई माइनस पी नॉट एम इज इक्वल टू 110। पी नॉट एम दिया हुआ है तो पी नॉट ई माइनस पी नॉट एम क्या है 140 इज इक्वल टू 110। पी नॉट ई कितना आ गया आपका, दोनों को जोड़ देंगे इधर जाके तो आ जाएगा 250 mmHg। ये क्वेश्चन अच्छा था, हो गया। यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेपर प्रेशर फॉर नॉन वोलेटाइल के लिए।